तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन टॉपिक से रिलेटेड एक पिछली वीडियो आई थी जो हमने डिस्कस करा था जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि थी पार्ट 7, तो प्लीज जाकर सबसे पहले उसे देखिए और उसके बाद ही ट्रांसलेशन वाले वीडियो पे स्विच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के फटाफट और चलते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक ट्रांसलेशन की तरफ और बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन में आपके इंट्रोडक्शन को कि बेसिकली ट्रांसलेशन होता क्या है। हम डेफिनेशन से हमेशा शुरुआत करते हैं, तो जानते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए से हमारा आरएनए बनता है और आरएनए से फाइनली हमारा प्रोटीन क्रिएट होता है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन और डीएनए से जो आरएनए बनता है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इन दोनों चीजों को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। मतलब डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन करते हैं कहते हैं, तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन, इसको भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए से प्रोटीन बनने को, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो बेटा पूरी फॉर्म है ना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से फाइनली प्रोटीन का बनना, ये कहलाती है आपकी सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है कि एक तरीके से दर्शाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है, क्या डायरेक्शन है फ्लो होने की, कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनेगा। तो ये एक फ्लो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आखिरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आखिरी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होती है, वो होती है प्रोटीन की फॉर्म में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से आरएनए से फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में। हम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन की डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस of the polymerization of a amino acid to form a polypeptide using the messenger RNA as a template। मतलब कि आपका आरएनए से फाइनली प्रोटीन बन रहा है। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात करी थी, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ था जब हमने आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। यही हम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते तो हमारा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता। यही हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते तो हमारा फाइनली टीआरएनए सिंथेसाइज होता। और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन से डिफरेंट डिफरेंट आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते तो राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड तो टीआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो उसी तरीके से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन आपका फॉर्म हो रहा है, जिसे हमने कहा है ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसलेशन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन मिलकर के किसका मिलकर के बना होता है? आपके अमीनो एसिड की चेन का। और अमीनो एसिड की जो चेन होती है, किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में हमने अपना कंप्लीट डिस्कशन करा है अपने बायोमोलिक्यूल्स वाली वीडियो में। आप जाइए बायोमोलिक्यूल्स वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए एक बार और देखिए किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही इजी तरीके से। सेकंड पॉइंट, द सेकंड मेजर स्टेप ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसलेशन क्या है? आपका सेकंड मेजर स्टेप है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड मेजर, क्योंकि पहला स्टेप ये था और सेकंड स्टेप ये है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होती है, फिर फाइनली आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं कि ट्रांसलेशन एक्चुअल में होता कहां है। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर दो जगह होती हैं जहां पे राइबोसोम आके प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही आपकी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। राइबोसोम्स सेल के अंदर एक तो होते हैं फ्री राइबोसोम्स जो प्रेजेंट रहते हैं फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। दूसरे होते हैं बाउंड राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके ईआर में। आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, तो वहीं पे उनकी सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं बाउंड राइबोसोम्स। ये सिंथेसाइज करते हैं कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, जैसे आपने इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और आपके सिक्रीटरी प्रोटीन्स। सिक्रीटरी प्रोटीन्स में जैसे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स। क्लियर? फ्री राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं आपके इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल को खुद रिक्वायरमेंट रहती है, सेल को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता बाहर। उन प्रोटीन्स को कहा जाता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम के कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं, एक है बाउंड राइबोसोम, एक है फ्री राइबोसोम्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा राइबोसोम्स किस तरीके का प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। अगर वो सिक्रीटरी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है तो वो एक तरीके का बाउंड राइबोसोम्स है, मतलब कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमें चाहिए होंगे ट्रांसलेशन को कैरी आउट करने के लिए। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले चाहिए हमें मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आप सभी को याद होगा, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए होता है, जिसके ऊपर टी की जगह हमेशा यू आता है। AUGC
AUGC। ये एक मैंने सीक्वेंस लिया है, आप कुछ भी सीक्वेंस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, भले आप AUGC लीजिए, GC लीजिए, AGC ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी होती है। मैसेंजर ने प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर द कंटेनिंग द कोडॉन ट्रिपलेट बेसिस कोडॉन स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जब हमने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करा था तो हमने ट्रिपलेट के बारे में डिस्कस करा था कि नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं आपका एक कोडॉन। जैसे कि AUG इज अ कोडॉन, फिर उसके बाद CAU इज अ कोडॉन, GCA इज अ कोडॉन, मतलब 3 का ट्रिपलेट, 3 नाइट्रोजन का पेयर आपका कहलाएगा एक कोडॉन। और एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा टीआरएनए की रिक्वायरमेंट रहती है, टीआरएनए के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। राइबोसोम्स आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट काइंड के राइबोसोम्स होते हैं। आपको याद होगा प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर 70s के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर 80s के राइबोसोम्स होते हैं, 80s राइबोसोम्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोनों ही राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट प्रेजेंट होती है। जब हम राइबोसोम की बात करते हैं, ये आपका राइबोसोम है, तो उसके अंदर 3 साइट होती हैं, एक होती है ई साइट, एक होती है पी और एक होती है ए। ई पी ए, ये आपको ध्यान रखनी है। ई साइट इज द एग्जिट साइट, पी साइट इज पेप्टाइडल साइट एंड ए साइट इज अमाइनो एसाइल साइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ई पी ए 3 साइट होती है राइबोसोम के अंदर, आपको ध्यान रखनी है। और चौथी चीज जो हमें चाहिए होती है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड नेचर में प्रेजेंट है, बाकी के जो 2 हैं एक्स्ट्रा में, जैसे आपके सिलानोसिस्टीन हो गए एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो गई, आपके सेमी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर चाहिए इलोंगेशन प्रोसेस के लिए, और टर्मिनेशन के लिए आपके रिलीजिंग फैक्टर चाहिए। मतलब जैसे आपने रेप्लिकेशन पढ़ा था, आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, उसी तरीके से ट्रांसलेशन में भी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर IF चाहिए, इलोंगेशन के लिए EF चाहिए, मतलब इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए, टर्मिनेशन या रिलीजिंग फैक्टर के लिए RF फैक्टर्स चाहिए। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो यहां पर ये सेम रहेंगे, बस EIF लग जाएगा यूकैरियोट्स के केस में, EF लग जाएगा यूकैरियोट्स के केस में, और ERF लग जाएगा फाइनली आपका यूकैरियोट्स। ई फॉर स्टैंड फॉर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के केस में। लास्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांसलेशन के लिए वो है एनर्जी की। एटीपी फॉर्म में एनर्जी चाहिए फॉर द टीआरएनए चार्जिंग, और जीटीपी की फॉर्म चाहिए ड्यूरिंग द इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फाइनली ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, इनिशिएशन स्टेप आ गया, तो उसके बाद जीटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एटीपी की रिक्वायरमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ रहेगी सिर्फ टीआरएनए की चार्जिंग के लिए। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन है, इसी में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि एटीपी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जीटीपी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपको फोकस अपना बनाए रखना है ट्रांसलेशन प्रोसेस की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए इट इज अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए इज अडेप्टर मॉलिक्यूल प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक। अब फ्रांसिस क्रिक की ये थर्ड, एक तरीके से थर्ड पॉइंट है फ्रांसिस क्रिक के बारे में, जो उन्होंने थर्ड थिंग है जो उन्होंने दी थी। पहला हम बात करें सेंट्रल डोगमा भी, और सेकंड वन बात करें जेनेटिक कोड के बारे में भी उनका काफी योगदान था। अब थर्ड में टीआरएनए के बारे में। तो मतलब फ्रांसिस क्रिक काफी इंपॉर्टेंट फिगर है इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में, या फिर हम बात करें पूरी जेनेटिक्स के अंदर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर था, जो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, वो एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि टीआरएनए क्या है। टीआरएनए एक तरीके से अडेप्टर मॉलिक्यूल है। टीआरएनए का वर्क क्या होता है? टीआरएनए हेल्प करता है अमाइनो एसिड को अटैच कराने पे अपनी सरफेस के ऊपर। देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका टीआरएनए, ये है इसका 3 प्राइम, ये है इसका 5 प्राइम एट, ये है इसका DHU लूप, धू लूप भी कहते हैं इसे बेटा, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप, ठीक है। और ये होता है इसका T-Cy-C लूप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये है आपका थाइमिडीन, थाइमिडीन सूडोयूरिडीन, सूडोयूरिडीन साइटोसिन लूप, ठीक है। और ये होता है आपका एक एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक यहां पर एक एक्स्ट्रा आर्म भी होता है, ये कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा आर्म निकला होता है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा आर्म। ये जो लूप होता है यहां पर, जो ये आर्म है, इस आर्म को कहते हैं हम एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म। यहीं पर फाइनल आपका अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे किसी और कलर से बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से। ये यहां पर फाइनली आकर के आपका अमाइनो एसिड अटैच होता है इस 3 प्राइम एंड पे। ये है आपका 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये अमाइनो एसिड आकर के अटैच हो जाता है यहां पे इनिशिएटर। यहां पर एक अमाइनो एसिड का नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है, जिसको हम कहते हैं CCA कॉम्प्लेक्स। CCA कॉम्प्लेक्स 3 प्राइम एंड पे रहेगा, आपको याद रखना है। ये है इसका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। एल शेप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है।
कुछ इस तरीके से आपका एल शेप का इसका स्ट्रक्चर बना होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो इसका क्लोवरलीफ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की कुछ खासियत है। इसकी ईच आर्म जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इसका जो डीएचयू आर्म है, ये आर्म, इसका अलग रोल होता है। ये जो इसका साई लूप है, इसका भी एक अलग रोल होता है। एक्सेप्टर आर्म का भी एक अलग रोल है। एंटीकोडॉन का भी एक, एंटीकोडॉन लूप का भी एक अलग रोल है। तो चलिए समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से समझते हैं इसकी एक एक आर्म का अच्छे से फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये वेट अ मिनट, तो चलिए समझते हैं टीआरएनए के बारे में। ये है आपका एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अभी यहाँ पे। ये है आपका एक टीआरएनए, ठीक है। इसमें ये है आपका डीएचयू लूप, इसके बारे में बता चुके हैं, जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप, डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप। इसका वर्क क्या होता है, ये फाइनली आपका रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज स्पेशल अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, मतलब ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि ये एक स्पेशल एंजाइम है जो हर एक अमाइनो एसिड के हिसाब से स्पेसिफिक होता है। ये है इसका 5 प्राइम लूप और ये है इसका 3 प्राइम लूप। 3 प्राइम लूप हमेशा थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसके ऊपर सीसीए कॉम्प्लेक्स होता है, और ये होता है इसका साई लूप, जिसे हम टी साई सी लूप भी कहते हैं। इसका जो वर्क होता है, ये अटैच करने में हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू द राइबोसोमल आरएनए, आरएनए में बाइंड होने के लिए, अटैच होने के लिए हेल्प करता है। ये होता है इसका एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। अब आपने मैसेंजर आरएनए के बारे में तो सुना ही होगा। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो आपका कैरी करता है क्या, ये है आपका मैसेंजर आरएनए, ये आपका 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। अब मान लीजिए यहां पर कोई कोडॉन है AUG। हमने बात करी थी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोडॉन, दिस इज अ कोडॉन। तो कोडॉन के ऊपर बाइंड करेगा आपका एंटीकोडॉन लूप, और यहां पर इसके अपोजिट नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। कौन से होंगे, ए का उल्टा क्या होता है, टीआरएनए। आरएनए की बात हो रही है तो याद रखना है, ए की जगह टी कौन सा हो जाएगा, यू की जगह कौन सा हो जाएगा, ए, और फिर उसके बाद यहां पे कौन सा आ जाएगा, सी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो दिस इज द एंटीकोडॉन लूप, हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ अ मैसेंजर आरएनए। तो यहां एंटीकोडॉन लूप पे क्या होगा, एंटीकोडॉन प्रेजेंट होंगे, और इस एंटीकोडॉन, इन कोडॉन्स के जरिए ही फाइनली रिकॉग्नाइज होकर के यहां पर आपका अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो इनिशिएटर अमाइनो एसिड होता है, इनिशिएटर अमाइनो एसिड, क्योंकि यहां पर क्या है, कोडॉन कौन सा, AUG, इट इज अ इनिशिएशन कोडॉन। हमने बात करी थी जब हमने जेनेटिक कोड को डिस्कस करा था, जेनेटिक कोड को जब हमने डिस्कस करा था तो हमने देखा था कि उसमें इनिशिएटर अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अमाइनो एसिड कौन सा होगा, इनिशिएटर वाला, फॉर्माइल मिथ्योनिन, फॉर्माइल मिथ्योनिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम बात करते हैं केवल यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा, आपका ओनली मिथ्योनिन, नॉट फॉर्माइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द मिथ्योनिन, ओनली अ सिंगल मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। तो ये होता है आपका एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर, और टीआरएनए किस तरीके से मैसेंजर आरएनए पे फाइनली बाउंड करता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि किस तरीके से मैसेंजर आरएनए पे फाइनली बाइंड किया है आपका टीआरएनए। टीआरएनए की एक्सेप्टर आर्म का क्या काम होता है, ये आपकी एक्सेप्टर आर्म होती है, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म। यहां पर एक वेरिएबल आर्म भी होती है जिसे हम एक्स्ट्रा आर्म भी कहते हैं। इसका वर्क होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट टू द टीआरएनए, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका टीआरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और टीआरएनए एक्ट एज अ अडैप्टर मॉलिक्यूल। अडैप्टर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि अडैप्टर मॉलिक्यूल हेल्प टू टेक का चार्ज अमाइनो एसिड टू द सीक्वेंस। मतलब कि अडैप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए है जो कि हेल्प करता है एक तरीके से चार्ज अमाइनो एसिड को लेकर के आना, मतलब अपने एक्सेप्टर आर्म के ऊपर लेकर आएगा और फाइनली अटैच करवाएगा सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस क्या था, क्योंकि यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस बनने वाला है, क्योंकि सबसे पहला अमाइनो एसिड उस सीक्वेंस में कौन सा होगा, मिथ्योनिन, क्योंकि वो इनिशिएटर अमाइनो एसिड है। इनिशिएटर अमाइनो एसिड अगर वो प्रोकैरियोट का होगा तो वो होगा फॉर्माइल मिथ्योनिन, अगर वो यूकैरियोट का होगा तो ओनली होगा मिथ्योनिन इन द सीक्वेंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये पूरी मशीनरी अरेंज कैसे होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं इनिशिएशन की। अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन किस तरीके से होता है ट्रांसलेशन का। अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है डेफिनेशन के बारे में, बेसिक्स के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और हमने टीआरएनए के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है।
अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के इनिशिएशन के बारे में कि इनिशिएट किस तरीके से होता है। स्मॉल राइबोसोमल यूनिट बाइंड्स टू अ मैसेंजर आरएनए। अब स्मॉल राइबोसोमल यूनिट्स कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। जैसे ये एक राइबोसोमल यूनिट है, क्योंकि एक राइबोसोम आपके स्मॉल और लार्ज दोनों सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। उसके अंदर आपके साइट होती है ई पी ए, ये ई है, ये पी है और ये ए है, ए साइट। तो रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडन ऑन द मैसेंजर आरएनए इन द प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए राइबोसोम वाया द स्टाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए में एक सीक्वेंस होता है। प्रोकैरियोट्स का मैसेंजर आरएनए होता है तो उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में इस सीक्वेंस का नाम होता है कोजैक्स सीक्वेंस। कोजैक्स सीक्वेंस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है कि मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होगा दोनों के ही, भले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें भले हम यूकैरियोट्स की बात करें। तो राइबोसोमल स्मॉल सब यूनिट, दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट। तो ये है आपका मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहां पर शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस होगा जिससे फाइनली आपका स्मॉल सब यूनिट बाइंड कर जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये होता है फर्स्ट में। सेकेंडली इनिशिएटेड टीआरएनए। इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा आपके इनिशिएशन टीआरएनए अमाइनो एसिड के साथ, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड या फिर फॉर्माइल मिथ्योनिन इन द प्रोकैरियोट्स। एंटीकोडन ऑफ अ टीआरएनए पेयर विद द स्टार्ट कोडन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है यहां पर क्या होगा, स्टार्ट कोडन प्रेजेंट होंगे एयूजी समथिंग। तो उसके बाद फाइनली आपका टीआरएनए आ जाएगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट होगा बच्चों, ध्यान रखना है आपको। ई पी और ए, यहां पर आपका ए यू एन जी, ये आपका मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहां पर आ जाएगा आपका टीआरएनए, ये है 3 प्राइम, ये है लूप, डू लूप और इसे हम साई लूप कहते हैं। तो यहां पर आ गया आपका टीआरएनए, किसको लेकर के, फाइनली मेथियोनिन अमाइनो एसिड। अगर ये प्रोकैरियोट है तो ये फॉर्माइल मेथियोनिन हो जाएगा, अगर ये यूकैरियोट है तो ये मेथियोनिन हो जाएगा। तो हम मेथियोनिन लेते हैं फाइन, ठीक है, मेथियोनिन मैट लिख रखा है। इनिशिएट टीआरएनए फिट्स इनटू द पी साइट। अभी इनिशिएट टीआरएनए कहां पे, पी साइट पे, आपको ध्यान रखना है पी साइट के ऊपर ही रहेगा। इनिशिएटेड टीआरएनए हमेशा पी साइट के ऊपर आएगा, भले हम यूकैरियोट्स की बात करें भले हम प्रोकैरियोट्स की बात करें। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। Large ribosomal unit joins to form a complete initiation complex. Translation apparatus ready to for the add amino acid. मतलब इसके आने के बाद फाइनली थर्ड पे क्या हो जाएगा, आपका लार्ज सब यूनिट ऐड हो जाएगी। ये थी स्मॉल सब यूनिट जिसके ऊपर 3 साइड थी, ई पी और ए, ठीक है। यहां पर फाइनली आपका ये मैसेंजर आरएनए था 5 प्राइम से 3 प्राइम और यहां पर ए यू जी आपके स्टार्ट कोडॉन थे और यहां पर आ जाएगा आपका लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो ये आकर के बाइंड कर दी, ये है आपकी लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। और यहां पर ये आपका ये 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब हम 3D एनिमेशन की मदद से जब हम देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लेगा। टीआरएनए आपका पी साइड पे होगा अटैच, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ आपका टीआरएनए है, यहां पे अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। यहां पर फाइनली मेथियोनिन अमाइनो एसिड अटैच है, मेथियोनिन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था इसका थर्ड स्टेज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ फाइनली आपका मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स का है तो शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बाइंड होगा। तो एंटी शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस होता है यहां पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आरएनए है तो इसके पास भी एक सीक्वेंस होगा। तो इसके पास होता है एंटी शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस जो कि आपका शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है, उसके साथ बाइंड होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे कोजैक सीक्वेंस होगा। इनिशिएटर टीआरएनए बाइंड होगा उसके पी साइट के ऊपर और फाइनली आपका इनिशिएटर अमाइनो एसिड को लेकर के आके अटैच हो जाएगा। लार्ज राइबोसोमल यूनिट अटैच होगी और लार्ज राइबोसोमल यूनिट अटैच होने के बाद बन जाएगा आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में लार्ज सब यूनिट जो होती है इसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का मतलब होता है एक तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं इलॉन्गेशन स्टेप की तरफ। इलॉन्गेशन स्टेप में क्या होगा कि आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए एंटर ए साइट। अब इलॉन्गेशन में यहां पर थी आपकी एक लार्ज सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट और ये है मैसेंजर आरएनए अटैच। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ठीक है। ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ये है 30s। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें ये है इसकी 50s। ये है मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे AUG स्टार्ट कोडॉन है, ये इसकी ई साइट है, ये इसकी पी साइट है और ये इसकी ए साइट है और यहाँ पर फाइनली बाइंड है टीआरएनए और इसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है, मिथ्योनिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये है इसका एंटीकोडॉन लूप, ये है 5 प्राइम। अब इलॉन्गेशन स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट अमाइनो एसिड आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल यू 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 है तो यू 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 किसका होता है,
मैसेंजर आरएनए में ये होता है फिनाइलएलानिन को कोड करता है, तो उसका एंटीकोडॉन, उसका टीआरएनए आएगा कौन सा अमीनो एसिड को लेकर के, वो आएगा फिनाइलएलानिन को लेकर, फिनाइलएलानिन। इसके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग यू 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 है, तो ऊपर की साइड हो जाएगा आपका ए। और फाइनली इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये लार्ज सब यूनिट के द्वारा होगा। आफ्टर लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग देयर इज after large subunit binding there is a peptide bond formation between the upcoming amino acid and the p site present amino acid। तो मेथियोनिन और फिनाइलएलानिन के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से और आपके अमीनो एसिड आते रहेंगे और पी साइड से ये फाइनली स्विच हो जाएगा आपके ई साइड पे। ई साइड से ये एग्जिट हो जाएगा आपका इनिशिएटेड डीआरएनए और ये शिफ्ट हो जाएगा आपका पी साइड पे। जो ए साइड पे फिनाइलएलानिन था फाइनली कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये है हमारी लार्ज सब यूनिट और ये है इसके साथ स्मॉल सब यूनिट। ये है मैसेंजर आरएनए और ये है ई पी ई साइड, पी साइड और ई साइड। और पी साइड पे फाइनली हो जाएगा आपका फिनाइलएलानिन प्लस मेथियोनिन और मैसेंजर आरएनए आगे बढ़ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका एयूजी और यहां पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट, यहां पे यूएए आ जाएगा। इस तरीके से आगे सिंथेसाइज ट्रांसलोकेट होता रहेगा टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए और क्रिएट होगा आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर मेथियोनिन, फिर उसके बाद फिनाइलएलानिन और फिर उसके बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो इसी तरीके से इलोंगेशन बढ़ता रहेगा। ई साइड से एग्जिट होते जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन होता जाएगा। यही चीज हम पढ़ते हैं इलोंगेशन के अंदर। अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर्स ए साइड, नेक्स्ट टीआरएनए विद इट्स अमीनो एसिड बाइंड्स टू ए साइड, कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन by the peptidal transferase activity, 23rd as RNA in the prokaryotes, RNA act as a ribosome. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द अमीनो एसिड इन द पी साइट एंड द ए साइट। जैसा कि यहां पे दिखा रखा है कि पी साइट और ए साइट के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अमीनो एसिड जो अटैच्ड है। ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम्स मूव्स वन कोडॉन फॉरवर्ड ऑन अ मैसेंजर आरएनए, मतलब ए साइट पे जो होगा वो पी साइट पे आ जाएगा और पी साइट पे जो होगा वो फाइनली ई साइट से एग्जिट हो जाएगा। द एम्प्टी टीआरएनए मूव्स टू द ई साइट एंड एग्जिट। Repetition, this cycles repeat adding one amino acid at a time, direction of a polynucleotide growth and to C terminal। तो इसी तरीके से आपका अमीनो एसिड की चेन सिंथेसाइज होती रहेगी और इलोंगेशन प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका टर्मिनेशन। सो स्टॉप कोडोन, जैसे ही स्टॉप कोडोन आएंगे, स्टॉप कोडोन के बारे में आपको बता रखा है कि स्टॉप कोडोन किस तरीके से, जैसे आपके यूए, यूजीए और यूएजी, इस तरीके के जो स्टॉप कोडोन जैसे ही आपका ए साइट में एंटर करते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई अमीनो एसिड नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉप कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते। That's why this is known as a nonsense codon। तो नो टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर द स्टॉप कोडोन। रिलीजिंग फैक्टर बाइंड, तो वैसे ही रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कर जाएंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर है EPA। तो यहां पर आपके फॉर एग्जांपल UAA स्टॉप कोडोन आ गए, तो वैसे ही आपके रिलीजिंग फैक्टर आ जाएंगे। ये रिलीजिंग फैक्टर आ गए, रिलीजिंग फैक्टर आकर के बाइंड कर जाएंगे आपके पी साइट पे और फाइनली हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये रिलीजिंग फैक्टर हाइड्रोलिसिस पॉलीपेप्टाइड ऑफ द टीआरएनए इन द पी साइट। तो पी साइट पे फाइनली आपके आकर के बाइंड करेंगे और हाइड्रोलिसिस कराएंगे टीआरएनए का, क्योंकि यहां पर जो लास्ट टीआरएनए होगा वो अभी होगा यहां पर प्रेजेंट टीआरएनए, जिसके पास बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन होगी। तो यहां से फाइनली ये एक्ट करेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो पॉलीपेप्टाइड यहां से रिलीज हो जाएगी और फाइनली क्रिएट होगी आपकी एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड की। फाइनल जो टर्मिनेशन होगा वो होगा राइबोसोमल डिसोसिएशन। राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट, मतलब लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट अलग और मैसेंजर आरएनए अलग और टीआरएनए रिलीज, ये सारी की सारी सब यूनिट तीनों अलग हो जाएंगी। मतलब राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, टीआरएनए सेपरेट हो जाएगा एंड मैसेंजर आरएनए आल्सो सेपरेट इन द राइबोसोम डिसोसिएशन। राइबोसोमल डिसोसिएशन इज द लास्ट स्टेप इन द टर्मिनेशन और फिर उसके बाद टर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सिंथेसाइज होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन के बाद आता है आपका पोस्ट ट्रांसलेशन। अब एनसीईआरटी कहती है कि ट्रांसलेशन में सिंथेसाइज हुआ है आपकी एक पॉलीपेप्टाइड। अब इस पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग होगी और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। आपने पढ़ा होगा, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, उसका एक तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर बनते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लीनियर चेन, फिर उसके बाद उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो फॉर्म होते हैं। तो मतलब फोल्डिंग क्रिएट होती है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। और पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग के बाद स्टार्ट होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मॉडिफिकेशन ओनली अकर रिमूवल ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। सिग्नल पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड अटैच होता है मॉडिफिकेशन के दौरान, मॉडिफिकेशन होने से पहले, कि वो बताता है कि प्रोटीन को जाना कहां है। तो वो मतलब वो फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज होगा या फिर आपका बाउंड राइबोसोम से सिंथेसाइज होगा। उस सिग्नल को डिटैच कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय द मॉडिफिकेशन। एंड सर्टेन अदर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज आल्सो अकर इन दैट पॉलीपेप्टाइड, लाइक ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, एडिंग शुगर्स,
एडिंग फॉस्फेट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द एंजाइम, एडिंग लिपिड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मतलब कुछ इस तरीके के आपके ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर आल्सो अटैच्ड इन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल ही भूलना नहीं है। सबसे पहले प्रोटीन ट्रांसलेट हुआ, प्रोटीन ट्रांसलेट होने के बाद उसकी फोल्डिंग हुई, उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो प्रोटीन फंक्शन करता है उस फॉर्म में उसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट हुई। फोल्डिंग होने की वजह से फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए। मॉडिफिकेशन के दौरान अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली द रिमूवल ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड इज अकर, बट some other kind of modification is also present on that time, like glycosylation, glycolipids and glycoproteins, adding sugar, glycoproteins, adding phosphate activates and deactivates the enzyme, adding lipids on the protein, it's called membrane proteins. सो दिस इज द समरी अबाउट द ट्रांसलेशन। सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग होगी, सबसे पहले जो पहला स्टेप रहेगा, फिर उसके बाद इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन एंड फाइनली प्रोटीन फोल्डिंग। इस तरीके से फाइनली आपका एक फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। तो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर हम जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग कुछ भी टॉपिक लेकर के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो इसी तरीके से बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। नीट 2026 में आपको एग्जाम किसी भी तरीके से फोड़ देना है, बिल्कुल क्लियर कर देना है। बायो में आपके 360 आउट ऑफ 360 आने ही चाहिए। और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे, बिकॉज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फेसबुक पे, बिकॉज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।